अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर सदर आज़म हूँ और आज आपके कमेंट्स पे, आपकी ख्वाहिश पे हम दोबारा प्रोफेसर मुजीबुर रहमान आबिद भट्ट को हमने दावत दी है। पिछली वीडियोस में सर ने मिर्गी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दी थी और उसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल आए हैं। तो नाज़रीन, आपकी फरमाइश पे प्रोफेसर मुजीबुर रहमान आबिद भट्ट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन। बहुत शुक्रिया। सर, मिर्गी के बारे में, झटके लगने वाली बीमारी के बारे में बहुत सवाल आए हैं। लगता है कि काफी लोगों को ये लाहक है, मालूम ही नहीं है ये है या गलत इलाज चल रहा है या तशखीस नहीं हुई है। शुरू से जो सवालात हैं उनको मैंने जरा ऑर्डर में करने की कोशिश की है। तो पहले जरा तफसीलन बताइए, मिर्गी बीमारी है क्या, इसकी आम अलामात क्या है? देखें, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बात बताई थी कि मिर्गी की एक बीमारी जो होती है उसमें ये होता है कि दिमाग के किसी एक हिस्से में एक एबनॉर्मल करंट बन जाती है और फिर वो दिमाग के बाकी हिस्सों तक ट्रेवल करती है। जब वो दिमाग में वो ट्रेवल करती है तो फिर इंसान में मुख्तलिफ अलामत आना शुरू हो जाती हैं। वो ऐसी अलामत भी हो सकती है जिसमें बंदा बेहोश हो जाए और ऐसी अलामत भी हो सकती है कि बंदा बेहोश ना भी हो, वो एक ही जगह पे बैठ के एक ही जगह पे वो उसकी आंखें रुक जाएं, जिसको हम टिकटकी अपनी जुबान में बोलते हैं। और ये आमतौर पर बच्चों में देखी जाती है जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 15 साल होती है। सो मिर्गी की बीमारी में तो बहुत सारी मुख्तलिफ टाइप्स हैं मिर्गी की, उसकी बहुत सारी इश्काल हैं, बहुत सारी शक्लें हैं और इसके अंदर आपको फिर अकॉर्डिंगली हर शक्ल के मुताबिक अलहदा से आपको इलाज तजवीज़ करना होगा। अच्छा सर, तो ये मुझे समझ में आया कि कुछ मिर्गी की इक़साम ऐसे कि बस खामोशी से टिकटिकी बांध के बच्चे देखना शुरू हो जाते हैं या कुछ ऐसी जिसमें बेहोशी या झटके लगना शुरू होते हैं। अगर अब हमें अपने लवाहिकीन में या खुद में ये अलामात नजर आए, हम इसकी तशखीस क्या करें, किसके पास जाए, उसकी तशखीस कैसे होती है? राइट, बड़ा अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा। देखिए, सबसे पहले तो जैसे हम अक्सर कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। अब जब कभी भी आप किसी ऐसी चीज़ को देखें जो कि आपको एबनॉर्मल नज़र आ रही हो तो ऑब्वियसली आपको किसी से हेल्प लेनी है। अगर आपने किसी ऐसे पेशेंट को देखा अपने घर में, अपने मिलने मिलाने वालों में, तो आपको फिलफोर तरीके से एक डॉक्टर के पास लेके जाना है और फिर डॉक्टर एक एक चीज़ के बारे में पूछेगा। आइडियली आपको एक न्यूरो फिजिशियन, जिसको मैं न्यूरोलॉजिस्ट कहता हूँ, उससे मिलना चाहिए, जो कि मैं हूँ। आप किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें और उसको ईच एंड एवरी डिटेल पेशेंट की दें ताकि उस डिटेल की बुनियाद पे उस न्यूरो फिजिशियन ने बीमारी को डायग्नोस करना है। मैं अपने हर मरीज को बताता हूँ, हर अटेंडेंट को बताता हूँ, उस पेशेंट के अटेंडेंट को, कि प्लीज़ कभी मुस्तकबिल में, चाहे मरीज दवाई इस्तेमाल कर रहा हो, अगर उसको दौरा पड़ता है तो उसकी एक छोटी सी वीडियो बना लें। आजकल साइंस ने तरक्की कर ली है। By some reason or other, everyone has got the mobile phone with the camera and the video inside or video making inside. तो एक छोटी सी वीडियो बना लें और उस वीडियो को डॉक्टर से आप शेयर करें। उस पे आप यूं समझ लें कि वो 90% चांस होता है कि आप डायग्नोस कर लेते हैं। तो सर, अब इसकी तशखीस बस वीडियो पे हो जाएगी? वीडियो पे होगी, इंटरव्यू पे होगी और फिर हम इसके कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं। उसमें कुछ ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं, उसमें दिमाग का सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन भी कराया जाता है और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, उसको हम अपनी जुबान में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहते हैं, ईईजी। जैसे कभी आपने ईसीजी का सुना होगा कि सीने पे आके तारें लगा ली जाती हैं और दिल की धड़कन को रिकॉर्ड किया जाता है। इससे दिमाग के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए हम सर पे वो इलेक्ट्रोड्स या तारें लगाते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है और ये तकरीबन आधे घंटे का प्रोसीजर होता है, जिसमें अब दिमाग के एबनॉर्मल करंट को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और उससे भी डायग्नोस हो जाता है कि फलां बंदे को मिर्गी है या कि नहीं। सर, सवाल बार बार ये पूछा जा रहा है कि क्या ये मुकम्मल तौर पे काबिल इलाज है, क्या दवाइयाँ बहुत सख्त हैं? राइट, देखिए, अगर हम 100 मरीज मिर्गी के ले लें और वो बाकायदगी से दवाई इस्तेमाल कर रहे हों और रेगुलरली वो डॉक्टर के पास आएँ तो 70% का मुकम्मल इलाज हो जाता है। 30% ऐसे अनफॉर्चुनेट होते हैं जो कि दवाइयों से रेजिस्टेंट होते हैं। तो और सर, ऐसे हो तो फिर क्या? अगर जो रेजिस्टेंट केसेस होते हैं उसमें भी नई अद्वियात आ चुकी हैं, लेकिन फिर ऐसे मौके पे कई दफा हमें न्यूरोसर्जन के पास मरीज को भेजना पड़ता है ताकि हम उसकी सर्जरी कर सकें। तो सर, अगर सारों में दवाइयाँ तो मुस्तकिल खाई जाती हैं, सवाल ये आ रहा है क्या सर्जरी से इसके जड़ से इलाज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये दवाई सारी जिंदगी नहीं खानी। मैंने 70% का जो मैंने कंट्रोल बोला, उसमें मेजॉरिटी का 3 से 4 साल इलाज करने के बाद हम दवाई मुकम्मल तौर पे
ساری زندگی کے لیے بند کر دیتے ہیں. سو ایک شخص نے یوں سمجھ لیں کہ 60-70% لوگوں نے عام طور پہ 3 سال تک دوائی کھانی ہوتی ہے, اس کے بعد دوائی بند کرنی ہوتی ہے. بہت اچھی خبر ہے. بہت بہت شکریہ سر. آپ کو کوئی اور پیغام اپنے ناظرین کو دینا ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایسے مریض آتے رہے ہوں گے, ایک کامن کوئی پیغام دینا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیشنٹس کو جب کبھی بھی کوئی ایسی ایب نارمل ایکٹیویٹی دیکھیں اپنے کسی لڈ ون کے ساتھ, اپنے کسی پیارے کے ساتھ, تو فوری طور پہ ایک ڈاکٹر سے رجوع کریں. بہت شکریہ آپ کا سر. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ پھر سے آپ کو مدعو کریں گے جیسے جیسے سوالات آتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی. امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں سوالات پوچھیں, مزید بہتری لانے کے لیے ہمیں کوئی تجاویز دیجیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.